अगर मैं कहूँ कि हमने अपने घर की दीवारें 100 फीट ऊंची कर ली हैं, हम्म। दरवाजों पर लोहे के भारी ताले लगा दिए हैं, खिड़कियों पर मोशन सेंसर लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर चोरी लगातार बढ़ रही है, तो शायद बहुत हैरानी होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आज जब हम 2012 के बाद से मतलब भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों और पूरे सिस्टम का सच देखते हैं, हम्म। तो वो काफी हद तक इसी अजीब सी स्थिति की तरह नजर आता है। ये एक बहुत ही सटीक और मतलब सच कहूं तो परेशान करने वाली तस्वीर है। हाँ, और इसे समझने के लिए मैं अक्सर एक एनोलॉजी के बारे में सोचता हूँ। जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। जैसे जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट जाए, हम्म। तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। हाँ, वो एकदम ब्लैक एंड वाइट होता है। बिल्कुल। डॉक्टर तुरंत बता देता है कि दिक्कत कहाँ है, हड्डी टूटी है या नहीं। लेकिन जब हम अपने समाज, न्याय प्रणाली और सुरक्षा के ढांचे की ओर मुड़ते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही धुंधला है। और इस धुंधलेपन का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, समाज और इंसान मशीन की तरह बाइनरी नहीं होते। यहाँ जो चीज कागज पर हमें सुरक्षा दिखती है, वो जमीन पर आते आते अक्सर सिस्टम की सुस्ती में बदल जाती है। सही कहा आपने। और आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारी इस डीप डाइव का विषय भी कुछ ऐसा ही है। हमारे सामने आज स्रोतों का एक बहुत बड़ा स्टैक है। कानूनी रिपोर्ट्स, सरकारी डेटा, निर्भया फंड के विस्तृत आंकड़े और नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के दस्तावेज। आज हम 2012 के उस भयानक निर्भया मामले के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं, जिसने मतलब सच में पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। हाँ, और अगर हम उन रिपोर्टों को देखें तो मार्च 2020 में जब उन चारों दोषियों को फांसी दी गई थी, उसके बाद निर्भया के माता-पिता का एक बहुत ही मार्मिक बयान आया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था कि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बद्रीनाथ सिंह जी को लगा था कि ये मामला देश को हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन आज भी रोज किसी ना किसी बेटी पर हमले की खबरें आती ही रहती हैं। ये वाकई बहुत चुभने वाली बात है। लेकिन देखिए, आज की इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ अतीत के पन्ने पलटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम आज 2026 में बैठे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि उस घटना के बाद से पिछले 14 वर्षों में हमारे कानून, हमारी न्याय प्रणाली और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वास्तविक बदलाव आए हैं। क्या वाकई जमीनी स्तर पर सुरक्षा बढ़ी है? और हाँ, एक बात और साफ कर दूं, इन स्रोतों में कई जगह राजनीतिक दबावों का भी जिक्र है, लेकिन हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है। हम सिर्फ डेटा और तथ्यों को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, एकदम निष्पक्ष होकर। पहले जनता के उस भारी गुस्से ने हमारे कानूनों को कैसे बदला? तो देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है उस भारी जनाक्रोश से जिसने सरकार को कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 यानी CLA 2013, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अगर हम अपने रिसर्च पेपर्स को देखें तो 2012 से पहले के कानून बेहद कमजोर और असंवेदनशील थे। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1972 के मथुरा रेप केस से लेकर 1996 के प्रियदर्शनी मट्टू केस तक सिस्टम तो पूरा का पूरा पीड़ितों के खिलाफ खड़ा नजर आता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टू फिंगर टेस्ट जैसी अमानवीय प्रथाएं तो बहुत आम थी। हाँ, और इसी को बदलने के लिए 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी। उनकी सिफारिशों के आधार पर रातों रात बदलाव हुए। पहली बार रेप की परिभाषा का बहुत विस्तार किया गया। अच्छा, विस्तार से मतलब? भीड़ नहीं मानी जाती थी, जैसे पीछा करना या जिसे स्टॉकिंग कहते हैं, ताक झांक करना या फिर एसिड अटैक, उन्हें स्पष्ट रूप से गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला गया। एक मिनट, मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकूंगा। जी। हमारे आज के स्रोतों में एक शब्द बार बार आ रहा है, 0 FIR। हाँ हाँ। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये किसी भी पीड़ित के अनुभव को कैसे बदलता है? ये एक बहुत ही अहम बदलाव था। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर कोई पीड़ित थाने जाता था तो पुलिस अक्सर ये कहकर भगा देती थी कि ये अपराध हमारे इलाके में नहीं हुआ है, आप उस वाले थाने में जाइए। मतलब जुरिस्डिक्शन का बहाना। बिल्कुल। पीड़ित एक थाने से दूसरे थाने भटकता रहता था। 0 FIR ने इसी चीज को खत्म कर दिया। अब आप देश के किसी भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पुलिस मना नहीं कर सकती। अरे वाह!
हाँ, वो रिपोर्ट दर्ज करेगी और फिर उसे सही थाने में ट्रांसफर करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की ही होगी। और फिर 2018 में भी तो कुछ बदलाव हुए थे ना? हाँ, क्योंकि समाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। कठुआ और उन्नाव के भयानक मामलों के बाद CLA 2018 लाया गया। इसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया गया कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ हुए जघन्य अपराधों में मौत की सजा दी जाएगी। 2013 के शक्ति मिल्स मामले का उदाहरण भी हमारे दस्तावेजों में है, हाँ, मैंने पढ़ा हो। जहां नए कानूनों के तहत बार-बार अपराध करने वालों यानी रिपीट ऑफेंडर्स को मौत की सजा सुनाई गई। मतलब कागजों पर देखा जाए तो हमने दुनिया के कुछ सबसे सख्त कानून बना लिए हैं। रुकी, लेकिन यहीं पर आके वो मेरी एक्सरे मशीन वाली बात धुंधली हो जाती है। अगर कानून इतने सख्त हो गए, सजाएं मौत तक पहुंच गईं, तो डेटा के अनुसार आज भी कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर लगभग 22.2% ही क्यों है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बाकी लगभग 78% मामलों में क्या होता है? ये लोग कौन हैं जो छूट रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि हमने घर के चारों ओर एक बहुत ऊंचा और मजबूत किला बना लिया है, लेकिन जो गार्ड दरवाजे पर खड़े हैं यानी हमारी पुलिस और निचली अदालतें, वे या तो सो रहे हैं या उनके पास हथियार ही नहीं है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब आप सजा को बहुत ज्यादा सख्त कर देते हैं तो उसका एक उल्टा असर भी होता है। उल्टा असर? वो कैसे? देखिए, जस्टिस वर्मा कमेटी ने खुद मौत की सजा का विरोध किया था। इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और कानूनी कारण है। मतलब आप कह रही हैं कि सजा सख्त होने से जज डरने लगते हैं? एक तरह से हाँ। जब बात किसी की जान लेने की हो तो अदालतों पर बहुत दबाव होता है कि सबूत 100% अकाट्य होने चाहिए। थोड़ा सा भी संदेह हुआ तो जज फांसी की सजा सुनाने से हिचकिचाते हैं। समझ रहा हूँ। और यहीं पर पुलिस और फोरेंसिक जांच की जो कमजोरियां हैं वो सामने आ जाती हैं। अगर पुलिस ने मौके से सही ढंग से फिंगरप्रिंट नहीं लिए, अगर रिपोर्ट लिखने में देरी हुई या अगर गवाह पलट गया तो केस कमजोर हो जाता है और अपराधी छूट जाता है। और वो फास्ट ट्रैक कोर्स जो बने थे उनका क्या? वो खुद ही फाइलों के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। न्याय में देरी अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा बन जाती है। अच्छा, जब इन कानूनों को सख्त करने की बात हो रही थी तो मुझे याद है कि एक और बहुत तीखी बहस छिड़ी थी 2012 के मामले में। सबसे कम उम्र का अपराधी जो उस समय 17 साल का था। हाँ बिल्कुल। जनता की तो मांग थी कि उसे फांसी दी जाए, लेकिन वो किशोर न्याय बोर्ड के तहत छूट गया और यहीं से हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की तरफ मुड़ते हैं। ये शायद उस दौर का सबसे भावनात्मक और कह सकते हैं विवादास्पद मुद्दा था। 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जनता के दबाव के चलते एक बड़ा बदलाव किया गया था। क्या बदलाव था वो? ये तय हुआ कि 16 से 18 साल के किशोर अगर जघन्य अपराध करते हैं तो बोर्ड के प्रारंभिक आकलन के बाद उन पर वयस्कों यानी अडल्ट्स की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्हें चिल्ड्रंस कोर्ट में भेजा जाएगा जो व्यवहारिक रूप से एक सेशन कोर्ट ही होता है। लेकिन हमारे पास जो लीगल रिपोर्ट्स हैं उन्हें पढ़ते हुए मुझे थोड़ी उलझन हुई। कैसी उलझन? क्या 16 साल के बच्चे के दिमाग को 25 साल के वयस्क के बराबर मानना वैज्ञानिक रूप से सही है? मतलब क्या ये असल में न्याय की दिशा में एक कदम था या फिर उस समय की जो भीड़ का गुस्सा था उसे शांत करने का सिर्फ एक तरीका? विज्ञान और न्याय शास्त्र दोनों के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत जटिल स्थिति है। अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें तो विज्ञान ये स्पष्ट रूप से कहता है कि किशोरावस्था में मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हुआ होता है, विशेषकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो ब्रेक लगाने का काम करता है, जो हमें बताता है कि रुको, ये करने से ये नुकसान हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें जोखिम का आकलन करने, परिणामों को समझने और सही गलत का फैसला करने में मदद करता है। 16 साल की उम्र में ये हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। अच्छा। इसीलिए वे कई बार आवेग में आकर बिना नतीजों की परवाह किए भयानक कदम उठा लेते हैं। तो फिर कानून पहले क्या मानता था? कानून में एक पुराना सिद्धांत है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया कहते हैं। इसका अर्थ है कि राज्य को एक अभिभावक या माता पिता के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य भटके हुए किशोरों को सजा देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारना है, रिहैबिलिटेट करना है। क्योंकि अगर आप एक 16 साल के किशोर को खूंखार वयस्कों के साथ किसी जेल में डाल देंगे तो क्या वो सुधरेगा, या वो जेल के उस यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम से एक पक्का और भी खतरनाक अपराधी बनकर बाहर निकलेगा? यही तो सबसे बड़ा डर है। वो समाज के लिए हमेशा के लिए खतरा बन सकता है।
इसीलिए कई कानूनी विशेषज्ञ 2015 के इस बदलाव को एक कदम पीछे हटने के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि किशोरों को सुधारने के लिए हमें बेहतर मनोवैज्ञानिक सहायता और वर्ल्ड क्लास रिहैबिलिटेशन सेंटर चाहिए थे, लेकिन हमने आसान रास्ता चुना, उन्हें एडल्ट मानकर जेल में डाल देने का। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम सुधार की जगह सिर्फ सजा पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब चर्चा की दिशा थोड़ी बदलते हैं। कानून तो बन गए, अदालतों में बहसें भी हो गईं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा के लिए एक ठोस ढांचे की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। और ढांचे के लिए चाहिए पैसा। यहाँ एंट्री होती है निर्भया फंड की। ये एक ऐसा फंड था जिसे एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ शुरू किया गया था। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो 2024-25 तक इस फंड के तहत 7,712 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इसमें से 76% का उपयोग हो चुका है, जो कि लगभग 5,846 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस पैसे से क्या क्या हासिल हुआ है? मतलब जमीन पर क्या बदला है? सफलताएं कई गिनाई गई हैं। थानों में महिलाओं के लिए 14,658 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि वे अपनी बात सहजता से कह सकें। 802 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। ये वन स्टॉप सेंटर क्या करते हैं? इन सेंटर्स ने अब तक लगभग 10.8 लाख महिलाओं की मेडिकल, लीगल और मनोवैज्ञानिक मदद की है। इसके अलावा ERSS 112 जो एक इमरजेंसी नंबर है, उस पर 43 करोड़ से ज्यादा कॉल्स हैंडल की गई हैं। अरे वाह, 43 करोड़। हाँ, और कई शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पूरा आंकड़ा मुझे एक अनयूज्ड गिफ्ट कार्ड जैसा लग रहा है। अनयूज्ड गिफ्ट कार्ड? वो कैसे? हाँ, मान लीजिए आपको एक बहुत महंगा गिफ्ट कार्ड मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आप या तो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक ही दुकान से सारा सामान खरीद रहे हैं और बाकी जरूरी चीजें छोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं उनमें एक बहुत ही अलग और विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। डेटा भी काफी हद तक यही कहानी कहता है। अगर हम उन रिपोर्ट्स की गहराई में जाएं तो शुरुआती सालों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर काफी अधिक है, फंड का उपयोग दर 0% या 5% था। ये कैसे मुमकिन है? मतलब फास्ट ट्रैक कोर्स बनाने के लिए पैसे पड़े हैं, लेकिन कई राज्यों में उनका उपयोग 0 क्यों है? महाराष्ट्र का उदाहरण ही लीजिए। अपराध दर में ऊपर होने के बावजूद फंड का इस्तेमाल ना के बराबर होना, ये क्या दर्शाता है? ये लाल फीताशाही और प्रशासनिक विफलता का क्लासिक उदाहरण है। राज्य सरकारें प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजती हैं, केंद्र पैसा देता है, लेकिन राज्य उस पैसे को खर्च करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वापस नहीं भेजते। जब तक पहला हिसाब नहीं मिलता, दूसरा किश्त रुक जाता है। और वो जो मैंने कहा था कि गिफ्ट कार्ड एक ही दुकान पर खर्च हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विश्लेषण से पता चलता है कि निर्भया फंड का लगभग 74% हिस्सा सीधे गृह मंत्रालय के पास गया है। गृह मंत्रालय? अब लेकिन ये तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का काम होना चाहिए था ना? गृह मंत्रालय इस पैसे से क्या खरीद रहा है? गृह मंत्रालय का मुख्य फोकस है निगरानी या सर्विलेंस। अच्छा। यानी हर जगह CCTV कैमरा लगाना, फोरेंसिक वैन खरीदना, पुलिस की गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाना। जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो शेल्टर होम चलाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करता है, उसे इस फंड का एक बहुत छोटा हिस्सा मिला है। मैं एक पल के लिए यहाँ रुकना चाहूंगा। कैमरे और फोरेंसिक वैन तो अच्छे हैं ना? एक महिला जो रात को नौकरी से लौट रही है, उसके लिए तो सड़क पर लगा कैमरा सुरक्षा की निशानी है। सड़क पर लगा कैमरा एक हद तक सुरक्षा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विरोधाभास ये है कि हमारा डेटा बताता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली ज्यादातर हिंसा सड़कों पर या अनजान लोगों द्वारा नहीं होती। तो कहाँ होती है? ज्यादातर हिंसा घरों के भीतर, बंद दरवाजों के पीछे, जान पहचान वालों या रिश्तेदारों द्वारा होती है। घरेलू हिंसा इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब हम चौराहे पर हाई डेफिनेशन कैमरा लगा रहे हैं, लेकिन जिस महिला को रात के 2 बजे अपना घर छोड़कर भागना पड़े, उसके लिए शहर में कोई सुरक्षित शेल्टर होम नहीं है। यही सबसे बड़ा अंतर है। फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय प्रणाली की तेज गति, बेहतर शेल्टर होम्स और जो बुनियादी ढांचागत बदलाव हैं उन पर ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हमारा सारा फोकस सिर्फ जिसे टेक्नो सोल्यूशनिज्म कहते हैं उस पर चला गया है कि तकनीक और सर्विलियंस से हर सामाजिक समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल।
निगरानी और तकनीक की इसी बात से जुड़ते हुए ये सवाल उठता है कि आज हम 2026 में बैठे हैं। आज हम तकनीक के मोर्चे पर कहाँ खड़े हैं? 2026 में तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस के सेफ सिटी प्रोजेक्ट को ही ले, जो अब पूरी तरह से विस्तार ले रहा है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 10,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सक्षम कैमरे लगाए जा रहे हैं। AI कैमरे मतलब ये साधारण CCTV कैमरों से कैसे अलग काम करते हैं? साधारण कैमरे सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये जो AI कैमरे हैं, ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रेस अलर्ट सिस्टम से लैस हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये कैमरे सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के चेहरे के भाव, यानी अगर कोई डरा हुआ या परेशान है, उसे खुद पहचान सकते हैं। इसके अलावा ये आसपास की आवाजों जैसे चीखने या मदद मांगने की आवाज को भी स्कैन करते हैं। अरे वाह! तो अगर कोई सड़क पर खतरे में है तो उसे फोन निकालने की भी जरूरत नहीं है? तकनीकी रूप से नहीं, कैमरा खुद ही उस खतरे को पहचान कर बिना किसी इंसानी दखल के सीधे नजदीकी PCR वैन और कमांड कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। ये वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन इसके साथ ही जो नया कानून आया है, जी। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, उसमें भी तो तकनीक और नए जमाने के अपराधों को लेकर काफी बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ पुराना कानून नए नाम से तो नहीं है ना? नहीं, BNS पुराने कानूनों का सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये उस पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने की एक कोशिश है। 2026 के डिजिटल युग में अपराध का तरीका बदल गया है। अब BNS में साइबर स्टॉकिंग, डीप फेक, डिजिटल अब्यूज और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ बहुत सख्त और स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। एक बहुत बड़ा कदम ये है कि कानून की भाषा को ज्यादा जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। और वो शेल्टर होम्स का जो जिक्र था? हाँ, मिशन शक्ति के तहत शक्ति सदन जैसे शरण गृहों को अब कानूनी ढांचे का हिस्सा बनाया गया है। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ फिर से रोक रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। AI कैमरे सड़कों पर तो डिस्टेंस पहचान लेंगे, कोई सड़क पर पीछा कर रहा है तो अलर्ट चला जाएगा। लेकिन आज जो साइबर अपराध ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई किसी लड़की की तस्वीर से छेड़छाड़ कर रहा है या जो घरेलू हिंसा घर की चारदीवारी में हो रही है, उन्हें ये AI कैमरे कैसे रोकेंगे? ये बहुत जायज सवाल है। कैमरे बेडरूम में तो नहीं लग सकते ना? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ के देखें तो BNS और सेफ सिटी प्रोजेक्ट दोनों को मिलाकर समझने की जरूरत है। देखिए, कोई एक तकनीक रामबाण इलाज नहीं हो सकते। BNS का मकसद यही है कि अपराध अगर ऑनलाइन स्पेस में हुआ है तो उस डिजिटल फुटप्रिंट को ही सबूत माना जाए। इसके अलावा न्याय प्रक्रिया को तेज और पीड़ित केंद्रित बनाने पर जोर है। पीड़ित केंद्रित से आपका क्या मतलब है? जैसे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम। उन्नाव जैसे मामलों में हमने देखा कि गवाहों और पीड़ितों को कितना खतरा होता है। अब विटनेस प्रोटेक्शन और मुआवजे को अनिवार्य बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। तकनीक सिर्फ सड़कों पे नहीं है, अदालतों में भी डिजिटल एविडेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल से वो जो तारीख पर तारीख वाली समस्या थी, उसे कम करने की कोशिश हो रही है। तो इन सारे पन्नों, सरकारी डेटा, पुलिस की रिपोर्ट्स और नए कानूनों से गुजरने के बाद 2012 से 2026 तक का ये 14 सालों का पूरा सफर हमें क्या बताता है? काफी कुछ बदला है। हाँ, एक तरफ हमने वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं, सड़कों पर 10,000 AI कैमरे लगाए हैं और पुराने कानूनों को हटाकर BNS जैसे डिजिटल युग के सख्त कानून लागू किए हैं। मतलब हमारी एक्सरे मशीन पहले से बहुत आधुनिक हो गई है। ये सच है कि बदलाव हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ न्याय प्रणाली की सुस्ती, 22% की दोष सिद्धि दर, निर्भया फंड का असमान और कई बार गलत प्राथमिकताओं वाला उपयोग, ये सारी चीजें बताती हैं कि सिस्टम के अंदर अभी भी बहुत जंग लगी हुई है। पुलिस की असंवेदनशीलता आज भी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। वही बात कि किले की दीवारें तो बहुत ऊंची कर दी गई हैं, लेकिन जो गार्ड्स उस किले को चलाते हैं, उन्हें जगाने और सही दिशा देने का काम अभी भी बाकी है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हम सब के लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम सिर्फ सतही सुर्खियों या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं पर यकीन ना करें। हमें ये समझना होगा कि जो नीतियां और जो फंड हमारे टैक्स के पैसों से बनते हैं, वे हकीकत में जमीन पर कैसे काम कर रहे हैं। और शायद हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हम तकनीक पर कितना ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और मानवीय संवेदनाओं पर कितना कम। और इसी के साथ आज की ये डीप डाइव हम एक ऐसे विचार पर छोड़ना चाहेंगे जो इन सब दस्तावेजों और फंड के आंकड़ों के बीच कहीं छुपा हुआ था। हम AI की मदद से सड़कों पर अपराधियों को पकड़ने के लिए, डिस्ट्रेस को स्कैन करने वाले कैमरे लगाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं।
लेकिन क्या दुनिया का कोई भी एडवांस्ड एआई कैमरा या कोई भी सख्त कानून हमारे समाज की उस गहराई में बैठी पितृसत्तात्मक मानसिकता को स्कैन कर सकता है? क्या कोई मशीन उस सोच को पहचान कर ऑटोमेटिक अलर्ट भेज सकती है? सोचने वाली बात है कि क्या असली और स्थायी बदलाव सिर्फ अदालतों के हथौड़े और चौराहों पर लगे एआई कैमरों से आएगा, या फिर हमारे घरों के भीतर की जाने वाली परवरिश से? हमारी वो अत्याधुनिक एक्सरे मशीन शायद आज भी इसी सोच को स्कैन नहीं कर पा रही है। इस पर सोचिएगा जरूर।